ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेल और फीमेल्स दोनों को होती है। आज हम जिस विषय पर अब बात करेंगे वो है स्केबीज। तो डॉक्टर, जैसे कि आज का विषय जो हमने लिया है वो है स्केबीज, तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और हम भी यही जानना चाहेंगे कि स्केबीज क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे एक आम भाषा में? तो स्केबीज सबसे पहले एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो ह्यूमन इच माइट, एक तरह का ये माइट होती है जिसका नाम है सार्कोप्टिस स्केबियाई, इसके द्वारा ये ह्यूमन बींग्स में फैलती है जी। सो ये काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होती है माइट्स। ये स्किन के अंदर बरो कर जाती है या पकड़ में स्किन में अपना रास्ता बना लेती हैं, जिससे हमारे पास स्किन में इचिंग और रैश जैसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। जी। तो डॉक्टर, एक चीज़ जैसे भी आपने बताई कैसे होती क्या है स्केबीज, तो डॉक्टर इसके होने के क्या कारण हैं, किस लिए ऐसे ये चीज़ें हो जाती हैं? सो ये तो है कि ये एनीवन कैन गेट स्केबीज, ये Okay. नहीं है कि ये किसी खास किस्म में, जी। पर इसके कुछ कारण हैं, कुछ कंडीशंस हैं जी। तो सभी पूरे वर्ल्ड में स्केबीज फैल जाती है। और ये माइट जो होती है, जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्ट कंटैक्ट के साथ भी हो सकता है या प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन फिजिकल कंटैक्ट में कुछ ऐसे पर्सन के साथ कंटैक्ट हो जो ग्रस्त हो इससे। जी। तो इसमें से कुछ कई बार सेक्सुअल कंटैक्ट भी एक रूट माना गया है। जी। सो फिजिकल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो इसका कॉमन ट्रांसमिशन का वे है। जी। सो ट्रांसमिशन का एक वे और भी है कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रन भी हो सकती है, कभी मदर टू इन्फेंट, ऐसा पाया गया है। बट हमें ये माइट का जो बिहेवियर है और जो कंडीशंस इसको प्रोलिफरेट करती हैं या फैलने में सहायक होती है, हमें उसका ध्यान रखना है। जी। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है स्केबीज, और इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर इंद्रपाल। और हम आप लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जो बातें डॉक्टर इंद्रपाल हमें बता रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उन बातों को आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी को भी हो सकती है और हम सभी चाहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आज जो हमारा टॉपिक है स्केबीज, इस टॉपिक को, इस प्रोग्राम को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कैसे होती है, एक चीज़ अब डॉक्टर हम ये जानना चाहेंगे, ये मिथ है या क्या है, हम भी शायद इस चीज़ को नहीं जानते हैं। क्या ये सही है कि कहीं ना कहीं अगर आप साफ नहीं रखते हैं अपने आसपास के एरिया को या अपने आप को भी आप साफ नहीं रखते हैं, एक पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है स्केबीज होने का? जी, इसमें ऐसा है कि माइट की जो स्केबीज की माइट है जी। उसकी सर्वाइवल बढ़ जाती है ऐसी कंडीशंस में। ओके। सो ये एक तरह से ये इसको माइट की लाइफ को ये जो लॉन्गिविटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जी। सो माइट का जो है माइट का सर्वाइवल जो है वो ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आने से और भी बढ़ता है। जी। सो अगर ये ह्यूमन बींग्स को उसको कोई ह्यूमन बींग्स मिल जाता है माइट को, तो वो वहाँ पे स्किन में अपना घर बना लेती है और अप टू 2 months वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। Okay. अगर ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है तो इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 72 घंटे के आसपास है। ओके। क्योंकि डॉक्टर, हम जैसे बहुत बड़ी चीज़ें देखते हैं कि जब बॉयज़ या गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो उस टाइम एक ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि आपस में बच्चे कपड़े शेयर कर लेते हैं, और खासकर हम बॉयज़ में ये चीज़ देखते हैं कि वो टॉवल्स भी एक दूसरे का यूज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए एक इफेक्टेड पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो ये भी एक जरिया बन सकता है एक फैलने का। इसका जरूर ये बनेगा, और ये कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स भी होंगे और फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट से भी ये आगे बढ़ती है। जी। जी। तो डॉक्टर, एक आप हमें ये और ज़रा बताएं, हमारे लिसनर्स को भी ये बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जी। जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं स्केबीज के, वो आप हमारे लिसनर्स को ध्यान से सुनने होंगे कि इसमें यूजुअली इचिंग होती है, खारिश होती है जो रात को ज़्यादा होगी, और इसमें एक समझ लो पिंपल लाइक रैश आएगा, और ये रैश किसी भी बॉडी पार्ट पे आ सकता है। बट उसकी कुछ कॉमन साइट्स है, रिस्ट पे, एल्बोज पे, आर्म पिट्स पे, फिंगर्स या टोस की जो बीच की जगह है वहाँ पे, और स्किन जो हमारी जो स्किन का हिस्सा है यूजुअली जो क्लोथिंग से कवर्ड है, जैसे बटक्स में, बेल्ट लाइन पे, या जेनेटिलिया जो है तो वहाँ अंग है वहाँ पे आ सकता है। और जैसे कि छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन है, उनमें ये रैश जो हेड पे, फेस पे, नेक पे, पाम्स या सोल्स पे भी आ सकता है जी। और इसमें एक चीज़ मैं ये बता दूं कि इसकी एक खास टाइप भी है जो काफ़ी भयानक है, उसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन स्केबीज। इसमें ये ज़्यादातर जो है कि क्रस्टेड स्केबीज रैश आ जाता है जी। सो इसमें जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है बीमारियों की वजह से जी, जैसे कि HIV या कोई और डायबिटिक है, इन लोगों में जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम है उनमें ये इस तरह की स्केबीज पाई जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंट है स्केबीज, इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है। जी डॉक्टर,
ये जो प्रॉब्लम है स्केबीज, इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? जी, एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि इसको क्लिनिकली डायग्नोस भी किया जाता है और लैब टेस्टिंग भी होता है। क्लिनिकली जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बरोज वगैरह हो जाते हैं या उस पे बम्प्स होंगे स्किन पे या क्रस्ट होंगी, वो डॉक्टर उससे अंदाज़ा लगा लेता है। और ज़रूरी नहीं है वो हर बार लैब का टेस्ट करवाए। क्लिनिकल एक्यूमेंट किसी की इतनी अच्छी होती है कि वो उसी तरह फिजिकल जो सिम्टम्स वगैरह देख के दवाई दे देते हैं। तो वैसे इसके लेबोरेटरी के कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ स्क्रैपिंग्स होती है स्किन की, वो ली जाती है, या कुछ बायोप्सीज ली जाती है। बट रूटीनली जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स फिजिकल सिम्टम्स और साइन सिम्टम्स को कोरिलेट करके इसका टिपिकल जो रैश होता है उसी से दवाई दे देते हैं। बट स्टिल दीज आर कंफर्मेटरी टेस्ट है कि स्क्रैपिंग्स ली जाए या शेव बायोप्सीज जो स्किन की ली जाए, इससे डायग्नोस कंफर्मेटरी हो जाता है। जी, तो डॉक्टर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि स्केबीज जो है वो कितने समय तक रहता है, कितना टाइम लग जाता है उसको क्योर होते होते? जी, अगर इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको आने में कितना टाइम लगता है। सो इसके लिए ये है कि अगर किसी पर्सन को कभी प्रीवियसली स्केबीज नहीं हुई है तो उसको 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन सिम्टम्स आने में। अगर किसी पर्सन को पहले स्केबीज कभी हो चुकी हो तो उसको दोबारा जब कोई भी इन्फेक्ट होगा तो वो जल्दी 1 से 4 दिन सिर्फ लगते हैं। मतलब ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, बार बार भी हो सकती है। बार बार हो सकती है, पर अगली बार होगी तो वो जल्दी सिम्टम मैनिफेस्ट होंगे। जब अगली बार वो कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स या फिजिकल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स के आएगा तो वो जल्दी होगी। सो ये अभी इसमें हम आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, एक जो कोई इंसान है वो इन्फेक्शियस ही रहता है जब तक ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरों को बीमारी दे सकता है। तो इसके लिए इसका हमें ध्यान रखना है, जो इसकी क्लोथिंग्स है, लिनन्स है, या मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि 2 हफ्ते तो लगेंगे ही लगे प्रीवियस एक्सपोजर के, कि वो सारा कुछ जो इन्फेक्शन जाने के। सो मैक्सिमम 14 डेज भी हो सकते हैं। ओके डॉक्टर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे और हमारे लिसनर्स भी आई एम श्योर ये चीज़ें जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपने बताया था कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से हो सकती है, कांटेक्ट में आने से एक दूसरे को हो सकती है। और आई थिंक अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ आजकल हमारा हॉस्टल में ज़्यादा रहता है, और अगर मान लीजिए एक बच्चे को हो गया है तो वो दूसरे को भी हो सकता है, क्लॉथ शेयरिंग से हो या साथ रहने से हो या और भी कुछ चीज़ें जो यूज़ करते हैं उन कारणों से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें कि हम चाहेंगे कि मान लीजिए हमारे साथ किसी को हो गया है लेकिन वो हमें ना हो, कैसे उस स्थिति में हम अपने आप को बचा सकते हैं? जी, ये जो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसमें ऐसा है कि हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बेडिंग, उसकी जो क्लोथिंग है, या जो आर्टिकल जो फ्रीक्वेंटली उसके फिजिकल कांटेक्ट में है उनको अच्छी तरह वॉश किया जाना चाहिए। पर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है कि अगर वो उस जगह को यूज़ कर रहा है और वहीं रह रहा है तब तो और भी प्रॉब्लम है। अगर वो जगह छोड़ रहा है तब, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ह्यूमन कंटैक्ट जो है, अगर माइट को ह्यूमन कंटैक्ट मिल जाता है तब उसकी सर्वाइवल बढ़ती है, अदरवाइज सिर्फ 72 घंटे तक उसकी सर्वाइवल है। अगर वो ह्यूमन कंटैक्ट या इन्फेक्टेड पर्सन चले जाता है तो आप ये सोच लो कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन थोड़ी बहुत ही ठीक हो सकती है उस आर्टिकल से। मैं सिर्फ आर्टिकल्स, फर्नीचर वगैरह की, कारपेटिंग, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन वहीं घूम रहा है देन इट शुड ऑल बी वॉश्ड प्रॉपरली विद डिटोल, विद एंटीसेप्टिक्स और डिटर्जेंट्स वगैरह से, ताकि वो दूसरों को ट्रांसमिट ना हो सके इन्फेक्शन वगैरह। ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी फिजिकल कंटैक्ट, प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कंटैक्ट रिड्यूस करना पड़ेगा कि तुम, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि कैजुअल हैंडशेक या जस्ट किसी को टच करने से नहीं ऐसे होती, बट प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट इज मस्ट। तो उसमें हमारा जैसे एक रूट मैंने सेक्सुअल रूट भी बताया था, तो वो सेक्सुअल रूट भी प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट से ही है कि बार बार स्केबीज वाले पर्सन के साथ कांटेक्ट हो रहा है तो ट्रांसमिट हो सकती है। एंड आई थिंक डॉक्टर आपने ये बहुत सही बात बोली। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उस इंसान को अलग छोड़ देते हैं और वो कहीं ना कहीं उस इंसान को एक लोनली फील करवा देते हैं, उसको बिल्कुल ऐसा बॉयकॉट कर देते हैं कि उसको स्केबीज है। तो आपने बहुत सही बोला कि हाथ लगाने से या हैंडशेक करने से उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जी डॉक्टर, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है और डेफिनेटली स्केबीज का भी ट्रीटमेंट है। तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो यही जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए उनको हो भी जाती है ये प्रॉब्लम तो उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें ये जो हम ओवर द काउंटर अप्रूव्ड कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं होता, तो डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब दिस थिंग, क्योंकि ना हमने देखा कि
स्किन की बीमारियों के लोग अपने आप कोई भी स्टेरॉइड लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, वो उसको वो बाद में अगर जब डॉक्टर के पास जाता है वो कॉम्प्लिकेटेड लीशन लेके जाता है, वो उसको भी कंफ्यूज करता है कि जो उसकी गलत दवाई लगाने से वो लीशन चेंज हो जाता है। सो इनिशियली आप किसी प्रॉपर क्लिनिकल डॉक्टर को दिखाइए। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है स्केबिस का, उसमें टॉपिकल क्रीम्स लगाई जाती हैं, जैसे जिसका परमेथ्रिन क्रीम्स होती हैं जो डायरेक्टली स्किन को लगाई जाती है और नेक से लेके पाँव तक लगाई जाती है। आंखों के पास इसका लगाना सही नहीं है। सो इट शुड बी लेफ्ट ओवरनाइट, को वॉश किया जाना चाहिए 14 घंटे के बाद, 12-14 घंटे के बाद। फिर सेकंड एप्लीकेशन एक बार और 1 वीक के बाद इसी तरह की जानी चाहिए। सो बीच में जब लगाई हुई है उसके बाद कुछ गैप देना है, फिर बात लेनी है और नेक से लेके पूरे शरीर में लगानी है, आंखों को अवॉइड करना है। सो ये तो इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन के बारे में हो गया। इसी तरह इसकी एक क्रोटामिटॉन एक है, वो क्रीम है, एक लिंडेन है, बट कुछ उनमें लिंडेन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए वो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। बाकी इसकी ओरल मेडिकेशन की बात कर रहे हैं हम, देखो इसमें इचिंग तो है ही है, तो एंटीहिस्टामिन या जो तुम्हारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स देने में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दी जा सकती है। बाकी क्रीम्स की स्पेसिफिसिटी है। इसी तरह मैंने एक बात की थी नॉर्वेजियन स्केबिस की, जिसमें क्रस्ट आ जाते हैं जो काफ़ी रेजिस्टेंट होती है ठीक होने में इन क्रीम से या किसी और दवाइयों से, तो उसमें एक ओरल ड्रग्स होता है आइवरमेक्टिन। सो वो डॉक्टर की देख रेख में दिया जाता है। इसके ट्रीटमेंट काफ़ी सुपरविजन में चलता है। सो ये बेसिक इसके ट्रीटमेंट है। उसके अलावा हम जैसे मैंने आपको कहा कि लिनन या बेड क्लोथ्स वगैरह वो सारी वॉशिंग्स उस तरह आपने करनी है। और इसी तरह हमें ये चीज़ याद रखनी है कि स्केबिस जो माइट्स है वो मोर देन 72 आवर्स विदाउट ह्यूमन कंटैक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाती। सो अगर ह्यूमन कंटैक्ट मिल जाता है तो 2-2 महीने वो उस पर सर्वाइव करेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर वो कंटैक्ट चले जाता है रूम लॉक करके, तो उसके आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट कर दिया जाए और दोबारा उसको यूज ना करें। दोबारा उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद जब ठीक हो जाएगा फिर यूज़ करें। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ख्याल में रखनी पड़ेगी। जी डॉक्टर, आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली। एक चीज़ और डॉक्टर, जैसे आपने बताया इसका ट्रीटमेंट है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है जी, कितने समय में एक इंसान ठीक होगा। जी है, कुछ हद तक है कि जैसे मैंने इसका इम्यूनिटी वाला एंगल बोला था कि जो जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनमें क्रस्टेड स्केबिस जिसको हम नॉर्वेजियन स्केबिस कहते हैं, तो ये एक पॉइंट है कि जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें देर से हील होती है। जी। तो दोस्तों स्केबिस जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए आपको इचिंग हो रही है तो आपने खुद ने कोई क्रीम लगा ली है, ऐसी स्थिति में देखिए स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो आप खुद उसको ट्रीट ना करें। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनके पास जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट खुद कुछ ऑइंटमेंट या कुछ भी ना लगाएं। तो डॉक्टर, एक चीज हम जाते जाते अपने शो को विराम देने से पहले हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, खासकर की जो यूथ जो है और जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, ऐसी चीज, क्योंकि आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी प्लेसेस पे ये चीजें ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उन सभी लिसनर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं इनको यही बताना चाहूँगा कि जो भी कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन के, उन सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जी। अगर वो फ्रीक्वेंट कांटेक्ट्स में या क्लोज कांटेक्ट्स में है तो दे शुड गेट फुल ट्रीटमेंट। इसमें सेक्सुअल पार्टनर्स में आ चुके हैं और जो लोग उनके साथ रह रहे हैं